हेलो दोस्तों, मैं कुलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हम आपको संविधान पढ़ा रहे थे और भाग 5 करा रहे थे, संघ के बारे में बता रहे थे। देखिए, हमने अभी तक आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया है और अब हम राष्ट्रपति के ही बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में। देखिए, बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति को दो प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, एक तो शांतिकालीन अधिकार और एक संकटकालीन अधिकार। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं? दो प्रकार के, एक तो शांतिकालीन अधिकार और एक संकटकालीन अधिकार। दूसरा, अब देखिए हम बात करते हैं संकटकालीन के अंतर्गत तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, वित्तीय अधिकार, न्यायिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, सैन्य अधिकार और देखिए आगे प्रशासनिक अधिकार और विदेशी अधिकार आते हैं। अगर हम बात करें देखिए आपातकालीन अधिकारों की, तो देखिए आपातकालीन अधिकार में आता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। क्या क्या आते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अब देखिए हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिए, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 कार्यपालिका से। किससे स्टार्ट करते हैं? देखिए कार्यपालिका से। कार्यपालिका के जो अधिकार है राष्ट्रपति के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, मतलब कि जो भारत का संविधान है वह कहता है, अनुच्छेद 53 के तहत कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति में निहित होगी। आगे देखिए बात करता है, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं मतलब खुद कर सकता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है, जो उसके पदाधिकारी होंगे उनके द्वारा कर सकता है, उनके साथ मिलकर के, या स्वयं कर सकता है। कार्यपालिका के जो कार्य होंगे वो किसको करने होंगे? राष्ट्रपति को करने होंगे, और ये कहता है हमारा संविधान। आगे देखिए, आगे बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में। देखिए नंबर 1 के बारे में बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। देखिए, जो हमारे यहां लोकसभा के अंदर बहुमत पेश करता है राष्ट्रपति, उस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। अब देखिए, बहुमत दल की अगर मैं लोकसभा की सीटों की बात करूं तो देखिए 550 सीटें हैं। अगर कोई व्यक्ति 276 सीटें ले आता है मिनिमम, कम से कम, तो समझ लीजिए राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो उस बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए नंबर 2, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मतलब जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की सलाह लेता है और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है, और जो उनको विभाग दिए जाते हैं उनका बंटवारा भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा राजदूतों की नियुक्ति भी करता है। तो किन किन की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की, महान्यायवादी की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, संघ लोक सेवा के आयोग के सदस्यों की, ठीक है, जो अध्यक्ष होगा उसकी भी, और जो राजदूत होते हैं विदेशों में उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में। देखिए नंबर 4, राष्ट्रपति प्रशासनिक आयोग, जैसे प्रशासनिक आयोग कौन कौन से? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग,
राजभाषा आयोग का गठन करता है। ठीक है, जो वित्त आयोग है ना, और तुम्हारे निर्वाचन आयोग, राजभाषा आयोग, जितने भी आयोग हैं, इनका निर्वाचन कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए नंबर 5, राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जो तीनों सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, उन सभी का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो हमारा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। युद्ध तथा संधियों की घोषणा उसी के नाम से की जाती है। मतलब राष्ट्रपति के नाम से युद्ध या संधियों की जो घोषणा की जाएगी वो किसके नाम से की जाएगी? राष्ट्रपति महोदय के नाम से ही की जाती है। आगे देखिए नंबर 6 की बात करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों, अब देखिए राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। और लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा के लिए कितने? 12 और लोकसभा के लिए 2। तो पूरे संसद के अंदर कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 14 सदस्यों को। राज्यसभा के अंतर्गत 12 और लोकसभा के अंतर्गत 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो कितने हो गए? 14 सदस्य। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए 7 नंबर। 7 नंबर कहता है कि राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रधान है। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का क्या होता है? प्रधान, मुखिया। ठीक है, जो मैं आपको गणतंत्र के बारे में बता दिया है कि जिस देश के मुखिया का चुनाव किया जाता हो, निर्वाचन किया जाता हो, पैतृक ना हो, निर्वाचित किया जाता हो, तो वो देश गणतंत्र कहलाता है। तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे गणराज्य के क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्य उसी के नाम से होते हैं। देखिए कार्यपालिका संबंधी जो जितने भी कार्य होते हैं सब किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति महोदय के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति महोदय के नाम से किए जाते हैं। आगे देखिए उनके नाम पर ही हर कार्य को किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम अधिकार व्यवस्थापिका। किस अधिकार को देखते हैं भाई? व्यवस्थापिका का अधिकार। देखिए व्यवस्थापिका के अधिकार के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए नंबर 1, राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है। जो संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। जो अधिवेशन है वो किसकी अनुमति से होते हैं? राष्ट्रपति की अनुमति से। और उसका सात्रावसान भी करता है। जो सात्रावसान होता है सदन का, मतलब संसद का, वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सात्रावसान भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और बुलाता भी कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर निश्चित अवधि के पूर्व लोकसभा को विघटित कर सकता है, भंग कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, वो भी कैसे? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगर प्रधानमंत्री महोदय अगर उसको सलाह दे कि राष्ट्रपति जी हमें लोकसभा को अपने पूर्व पर, मतलब कि पूर्व समय, मतलब कि 5 वर्ष से पहले ही, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। तो उससे पहले ही अगर इसको विघटित करना है, तोड़ना है लोकसभा को, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर वो क्या कर देंगे? उसको विघटित कर देंगे। ठीक है, लोकसभा को भंग कर देंगे। आगे देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर कर उन्हें कानून का स्वरूप प्रदान करता है। देखिए जो संसद द्वारा विधेयक तैयार किए जाते हैं उनको कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जब राष्ट्रपति महोदय उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो विधेयक क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। वो विधेयक हमारे क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्यवस्थापिका की बात चल रही है अभी। नंबर 4, यदि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है। देखिए इसका जिक्र अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 123 के अंदर जिक्र किया गया है अध्यादेश का। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 123 के अंदर जिक्र किया गया है
अध्यादेश का, और ये जारी की जाते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। कौन जारी करता है? राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं, और वो भी जारी करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा के समक्ष उद्घाटन भाषण देता है। ठीक है, जो दोनों सदन होते हैं उनके बीच, उनके समक्ष जो उद्घाटन भाषण दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाता है। जो उद्घाटन भाषण होता है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पेश किया जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, वित्तीय अधिकार। राष्ट्रपति को जो वित्तीय अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का विवरण, बजट संसद के सामने रखवाता है। जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं, जो वो पूरे साल का बजट या ब्यौरा तैयार करते हैं, तो उसको संसद के सामने प्रस्तुत करवाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? संसद के सामने उस बजट को पेश करवाते हैं। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं वित्तीय अधिकार के बारे में। देखिए नंबर 2 क्या दिया गया है वित्तीय अधिकार में? राष्ट्रपति धन विधेयकों, अनुदान से संबंधित मांगों को लोकसभा में प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान करता है। देखिए, धन विधेयक जो होते हैं वो लोकसभा में पेश किए जाते हैं। अनुदान से संबंधित मांगों को लोकसभा में प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति महोदय। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए, राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति महोदय भी क्या करते हैं? वित्त आयोग की जो नियुक्ति की जाती है वो भी किसके द्वारा की जाती है? हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट, भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। देखिए, आकस्मिक निधि जो होती है, जब आपातकाल के समय या विपरीत परिस्थिति के समय जो पैसा खर्च किया जाता है, जो आकस्मिक निधि कहलाती है, उस पर भी अधिकार किसका होता है? हमारे राष्ट्रपति महोदय का होता है। आवश्यकता पड़ने पर वह इस निधि से सरकार को धन देता है। आवश्यकता पड़ने पर उसको जो धन निकालने का अधिकार है किसको है? केवल राष्ट्रपति को है, हमारी आकस्मिक निधि से। ठीक है, किसको है? राष्ट्रपति को, क्योंकि जो आकस्मिक निधि का धन होता है उस पर नियंत्रण हमारे राष्ट्रपति महोदय का होता है, और आवश्यकता पड़ने पर उस धन को निकालने का अधिकार भी हमारे पास किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के। किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति महोदय के। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वित्त आयोग की जो सिफारिश होती है उनके अनुसार करों से प्राप्त धन केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारा करता है। जो करों से प्राप्त धनराशि होती है उसका जो केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा किया जाता है वो भी हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अन्य अधिकार के बारे में। देखिए नेक्स्ट अधिकार क्या है? हमारा न्यायिक अधिकार। जो राष्ट्रपति महोदय को न्यायिक अधिकार दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। देखिए नंबर 1, राष्ट्रपति उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। कौन करता है उनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति मृत्युदंड प्राप्त किसी अपराधी को क्षमादान कर सकता है। मतलब जो मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो हमारे देश के अंदर, अगर उसको क्षमादान देने का अधिकार है तो वो राष्ट्रपति महोदय को है। किनको है? हमारे राष्ट्रपति महोदय को है। आगे बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा
को कम कर सकता है अथवा स्थगित कर सकता है। मतलब चाहे तो वो सजा को कम कर दे या उसको समाप्त कर दे, यह अधिकार दिया गया है हमारे राष्ट्रपति महोदय को, न्यायिक संबंधी। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। देखिए, जो अन्य अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति महोदय को जो अन्य अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा की शर्तों का निश्चय राष्ट्रपति ही करता है। जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, उनकी जो संख्या होती है या उनकी जो शर्तें होती हैं, उनका निश्चय कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, शासन कार्यों के सुसंचालन एवं मंत्रियों के कार्यों को बांटने के लिए राष्ट्रपति नियमों की व्यवस्था करता है। देखिए, शासन कार्यों को सुसंचालित करने के लिए जो मंत्रियों के कार्य होते हैं उनको बांटने का कार्य भी हमारे कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जो नियम व्यवस्था बनाई जाती है वो किनके द्वारा बनाई जाती है? हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। आगे बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति वित्त आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग की कार्यवाही संसद की व्यवस्था करता है। कार्यवाही संसद की जो व्यवस्था करता है कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। आगे बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट, देखिए नंबर 4 क्या कहता है? निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण किसी सदस्य की अर्हता एवं अनर्हता के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से राय मांगता है। देखिए, भ्रष्ट आचरण किसी का है, कितना खराब है, कैसा, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए किसको अनुमति है? राष्ट्रपति महोदय को। वो निर्वाचन आयोग से क्या कर सकते हैं? उसके बारे में पूछ सकते हैं कि भाई भ्रष्ट है, इसका आचरण कैसा है, इसका व्यवहार, उसके बारे में सारी जानकारी निकालने का अधिकार किसको है? हमारे राष्ट्रपति महोदय को। किससे? निर्वाचन आयोग से। उसके बारे में राय लेने का जो अधिकार है वो किनको है? हमारे राष्ट्रपति महोदय को। आगे बात करते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय अपने कार्यों को संचालित करने के लिए जो भी नियम बनाता है राष्ट्रपति द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है। देखिए, न्यायालय, हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, अपने किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए जो नियम बनाता है, कोई भी नियम अगर तैयार करता है तो उस पर हमारे राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति लेनी जरूरी होती है। किसकी स्वीकृति? राष्ट्रपति महोदय की। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय पर संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, किंतु वह इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए, अगर चाहे हमारे राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से किसी भी विषय में परामर्श ले सकते हैं, उसके बारे में सलाह ले सकते हैं, मगर उस सलाह को, उस परामर्श को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है कि अगर उन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से कोई परामर्श लिया है तो उनको यह मानना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उनकी मर्जी है, वो उसको मान भी सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। हमारे कौन? राष्ट्रपति महोदय। आगे बात करते हैं। देखिए, आगे बात करते हैं। देखिए, संकटकालीन अधिकारों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? संकटकालीन अधिकारों के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के संकटकालीन अधिकार हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अब देखिए, हम बात करें भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में संकट काल की घोषणा कर सकता है। कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं, जिनके अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। अब देखिए, नंबर 1 बात करते हैं। हमारे पास नंबर 1 है अनुच्छेद 352, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करूं तो देखिए, वर्तमान समय में निम्न परिस्थितियों में संकट काल की घोषणा की जा सकेगी।
कुछ परिस्थितियां दी गई हैं जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब देखिए वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। नंबर 1, युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने तथा होने की पुष्ट आशंका होने पर, या तो सशस्त्र विद्रोह होने पर हो या उनकी आशंका होने पर ही संकट काल घोषणा की जाएगी। मतलब संकट काल की घोषणा जब की जा सकती है जब बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के बारे में या तो पुष्टि हो, आशंका हो, ठीक है, या होने वाला हो, तब क्या कर सकता है वो घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति महोदय संकट काल। केवल देश में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकेगी। कि आप ये कह दो कि भाई देश के अंतर्गत आंतरिक अशांति फैल रही है और आप जबरदस्ती आपातकाल की घोषणा कर दो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब ये दिखाई दे कि हाँ ऐसा हो रहा है तब आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए नंबर 2 क्या कहता है। नंबर 2 कहता है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाएगी। मतलब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भी यही प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति महोदय को आपातकाल की घोषणा करनी है तो उससे पहले मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक है। अगर वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उनको घोषणा करने से पहले सलाह लेनी पड़ेगी लिखित रूप से, किनकी, मंत्रिपरिषद की। आगे बात करते हैं। देखिए नंबर 3 क्या कहता है। ये कहता है देखिए कि आपातकाल की घोषणा आवश्यकता अनुसार संपूर्ण देश के लिए या देश के किसी एक भाग अथवा कुछ भागों के लिए की जा सकेगी। जो आपातकाल की घोषणा है या तो वो संपूर्ण देश के लिए या कुछ क्षेत्र के लिए की जा सकेगी, ठीक है, ये प्रावधान है। यह व्यवस्था 42वें संशोधन 1976 के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में किया गया था, उसके द्वारा। इसके पूर्व आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश के लिए ही की जा सकती थी। इससे पहले ये प्रावधान थे कि जो आपातकाल की घोषणा है वो किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं की जा सकती, संपूर्ण देश के लिए की जाएगी। किसके लिए की जाएगी? संपूर्ण देश में आपातकाल की घोषणा की जाएगी, किसी निश्चित क्षेत्र के लिए नहीं। मगर जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया उसके अंतर्गत यह प्रावधान बना कि भाई अगर आप चाहते हैं तो एक क्षेत्र में भी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। आगे बात करते हैं कि संकट काल की घोषणा किए जाने के बाद 1 महीने की अवधि के अंदर निश्चित प्रक्रिया के अनुसार संसद का अनुमोदन अनिवार्य होगा। मतलब 1 महीने की अवधि अगर हो जाती है तो निश्चित प्रक्रिया के अनुसार संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा। किसका अनुमोदन आवश्यक होगा? संसद का, हमारी जो संसद है उसका अनुमोदन। संकटकालीन घोषणा को लागू रखने के लिए प्रत्येक 6 महीने बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। अगर मान लीजिए आप संकट काल को जारी रखना चाहते हैं तो प्रत्येक 6 महीने जब पूरे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद अगले 6 महीने के लिए अनिवार्य रूप से हमें क्या करना पड़ेगा? संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। किसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी? संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी, स्वीकृति लेनी पड़ेगी, जिससे कि हम और आगे उसका समय बढ़ा सके 6 महीने से आगे। 6 महीने के लिए लागू कर दिया गया, फिर 6 महीने के लिए अगर हमें बढ़ाना है तो संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। आगे बात करते हैं। देखिए नंबर 5 कहता है कि संकट काल पर विचार हेतु लोकसभा के 1/10 सदस्यों की
मांग पर लोकसभा की बैठक बुलाई जाएगी तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त की जा सकेगी। मतलब संकट काल विचार हेतु अगर लोकसभा बुलानी है तो उसके लिए लोकसभा के 1/10 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, जो बैठक होगी वो कितने पर होगी, एक कम से कम 1/10 सदस्य होने आवश्यक है लोकसभा के। और उपस्थिति एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्य होंगे उनके साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। जो आपातकाल की घोषणा है उसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए घोषणा का संवैधानिक प्रभाव देखते हैं। देखिए संवैधानिक प्रभाव क्या होता है घोषणा का। जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है उसका संवैधानिक प्रभाव क्या होता है। नंबर 1, संसद को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संपूर्ण देश अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि निर्माण का अधिकार होगा। मतलब कि संसद को यह अधिकार होगा, किसको, हमारी संसद, कि वो राज्य के लिए या केंद्र के लिए कोई भी नियम बना सकती है। मतलब जो केंद्र के अंदर सरकार होगी अगर वो संसद के लिए पूरे देश के लिए अगर कानून बनाएगी, ठीक है, तो राज्य भी उसी कानून को मानेंगे। राज्य सूची के अंतर्गत भी उस कानून को लागू किया जाएगा। मतलब जो राज्य सूची है उसके लिए भी कानून कौन बनाएगी, हमारी संसद बनाएगी। चाहे वो कोई भी विषय हो उसके लिए संपूर्ण कानून बनाने का अधिकार किसको दिया जाएगा, हमारी संसद को दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए नंबर 2 क्या कहता है। संघीय सरकार किसी भी राज्य को आदेश दे सकेगी, किसी भी राज्य को आदेश दे सकेगी कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करे। मतलब संघीय सरकार है वो किसी भी राज्य को क्या करेगी, आदेश देगी कि वो किस तरीके से अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करे। आगे देखिए नेक्स्ट, संकटकालीन घोषणा की अवधि में अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन तथा शरीर संरक्षण की स्वतंत्रता को छोड़कर अन्य सभी अधिकार स्थगित माने जाएंगे। मतलब संकट काल जब होगा उस समय सिर्फ अनुच्छेद 21 को बरकरार रखा जाएगा जिसमें वर्णित है जीवन और शरीर संरक्षण। उसको छोड़ करके जितने भी अधिकार हैं वो हर व्यक्ति के वापस ले लिए जाएंगे। सारे के सारे अधिकार क्या होंगे, वापस ले लिए जाएंगे संकटकालीन स्थिति में। आगे देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रार्थना करने का अधिकार भी स्थगित कर सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति जो है वो मूल अधिकारों की रक्षा, अगर हम न्यायालय के अंतर्गत जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं अपने मूल अधिकारों के लिए कि भाई हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के बारे में अगर हम बात करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसको भी स्थगित कर दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। इनके द्वारा स्थगित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंधित नियमों को निलंबित कर सकता है। मतलब कि जो संघ और राज्यों के बीच में जो राजस्व वितरण है उससे संबंधित जो नियम है उनको भी निलंबित कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। आगे देखिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार, देखिए 352 के अंतर्गत मतलब क्या, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार, एक बार तो 1962 में चीन के आक्रमण एवं 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण एवं 1975 में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। अभी तक हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, केवल 3 बार। एक बार 1962 में चीन के साथ जब आक्रमण किया गया था, हमारा किसके साथ आक्रमण होता, चीन ने जब हम पर आक्रमण कर दिया, मतलब हमारा युद्ध चला था चीन के साथ।
एक बार 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, एक बार 1975 में जब हमारे ही देश के अंदर आंतरिक अशांति फैल गई, तब हमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा था। तो अभी तक हमारे देश के अंदर कितने बार लगा है? 3 बार लगा है। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट, आगे बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन जो दिया गया है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। देखिए पहली बात क्या आती है इसमें, नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या किसी अन्य प्रकार से जिससे राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि राज्य शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करके संबंधित राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। देखिए अगर राष्ट्रपति महोदय को यह पता चल जाए, या तो राज्यपाल महोदय के माध्यम से या किसी भी तरीके से, कि जो वहाँ का प्रशासन है वह कोई भी कार्य संविधान के अनुसार नहीं कर रहा है, वहाँ का जो प्रशासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं और जो सारे कार्य, जो सारी शक्तियां हैं वो अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए इसके बारे में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकालीन घोषणा की स्वीकृति संसद से 2 महीने की अवधि के अंदर लेना आवश्यक है। जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की गई है उसकी स्वीकृति संसद से 2 महीने की अवधि के अंदर लेना आवश्यक होता है। स्वीकृति किससे लेनी पड़ेगी? संसद से। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कहता है नंबर 3। नंबर 3 क्या कहता है? देखिए नंबर 3 क्या कहता है कि अनुच्छेद 356 में की गई आपातकाल उद्घोषणा के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार 6 महीने और अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए लागू किया जा सकेगा। देखिए एक बार में 6 महीने के लिए और अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है। कितने के लिए? 1 वर्ष के लिए। यदि इसे 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लागू करना होगा तो ऐसा तभी हो सकेगा जबकि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य की वर्तमान स्थिति में चुनाव करना संभव नहीं है। मतलब कि जो चुनाव है उसको नहीं कराया जा सकता ऐसी स्थिति में, तब क्या होगा कि किसी भी दशा में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन जारी नहीं रखा जा सकेगा। देखिए अगर जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंतर्गत चुनाव हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी सरकार बदल गई तब उसको समाप्त मान लिया जाता है। अगर उसकी अवधि मान लीजिए 1 महीने तक, 1 साल तक बढ़ गई, 1 साल के बाद वहां पर चुनाव प्रक्रिया होगी और चुनाव आयोग ये कह देता है कि भाई अभी यहाँ पर चुनाव करने की स्थिति नहीं है, तो उसको फिर राष्ट्रपति शासन को बढ़ा दिया जाता है। मगर अधिक से अधिक, सबसे अधिक 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। कितने के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल की कोई सीमा नहीं है, वो कितने भी वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, वो हमेशा के लिए भी लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, किंतु राष्ट्रपति शासन केवल 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, केवल 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है हमारे पास राष्ट्रपति शासन। मगर राष्ट्रीय आपातकाल कितने भी समय के लिए लगाया जा सकता है, मगर राष्ट्रपति शासन केवल 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति शासन के संबंध में जो घोषणा की जाती है उसका संवैधानिक प्रभाव देख लेते हैं क्या होता है। राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका शक्ति को स्वयं ले सकता है अथवा अन्य अधिकारी को दे सकता है। सामान्यतया
ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी भी राज्य में तो उसको चलाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल को दे देते हैं और उस सरकार से उस राज्य को चलाने का अधिकार छीन लेते हैं, क्योंकि वह अधिकार मिल जाता है हमारे पास राष्ट्रपति महोदय को। हमारे किनको मिल जाता है? राष्ट्रपति महोदय को। और राष्ट्रपति महोदय को मिलने के बाद उस अधिकार का जो पालन करते हैं वो करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। आगे देखिए नंबर 2, राष्ट्रपति विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप सकता है। जो विधानमंडल होता है उसके संबंधित जो शक्तियां हैं वो सभी किसको सौंप सकता है? संसद को। संसद को सौंप सकता है कि भाई आप इसके बारे में कोई भी कार्य करें, कोई भी नियम बनाएं, आप बना सकते हैं, मगर तब जब राष्ट्रपति चाहे। कब दे सकते हैं? जब राष्ट्रपति महोदय चाहे। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है। जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं उन पर हमारे राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है कि वो रोक लगा सकते हैं, तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी स्थगित कर सकता है। जो संवैधानिक उपचार हैं उनके जो अधिकार हैं उनको भी स्थगित कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। आगे देखिए, यदि लोकसभा का अधिवेशन न हो रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति राज्य का शासन कार्य चलाने के लिए राज्य की संचित निधि से वित्तीय व्यवस्था करता है। अब देखिए, मान लीजिए लोकसभा का अधिवेशन नहीं हो रहा है तो उस समय जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो राज्य का जो शासन कार्य है उसको चलाने के लिए राज्य की संचित निधि से वित्तीय व्यवस्था करता है। लोकसभा का नहीं चल रहा है तो वो जो वित्तीय व्यवस्था की जो वित्तीय साधन की व्यवस्था है, वित्तीय साधन की व्यवस्था वो किससे कर सकते हैं? राज्य की संचित निधि से कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं वित्तीय आपातकाल के कारण आपातकाल की घोषणा जो की जाती है। वित्तीय जो संकट होता है उसके बारे में बात करते हैं। वित्तीय संकट के कारण आपातकाल की घोषणा किसमें है? अनुच्छेद 360 में। किसमें है? अनुच्छेद 360 में। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह समाधान या विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, मतलब कि हमारे देश के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत अथवा उसके राज्य के क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकेगा। मतलब कि वो कह दे कि जो हमारा देश या राज्य है, जो हमारे राज्य क्षेत्र हैं, उनका अगर वित्तीय जो स्थिति है वो अगर खराब हो गई है, वो संकट में है, तो उस समय राष्ट्रपति महोदय वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। जो अन्य संकट हैं उन्हीं के अनुसार हम वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी करते हैं। मतलब कि जो स्टार्टिंग में हम लगाते हैं वित्तीय आपातकाल अवधि, वो जो और आपातकालों के लिए है वही इसके लिए भी है। ठीक है, प्रथम प्रकार के जो संकट की घोषणा के लिए है वही वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए भी है। अगर हम अधिकतम की बात करें तो यह भी अनंत समय के लिए लगाया जा सकता है। मतलब कि इसको भी हम चाहें तो कभी नहीं हटा सकते। अगर हमारी जो देश की वित्तीय हालत है वो कभी सही ना हो तो ये नहीं है कि हम इसको अगर सही नहीं है, 4 साल में सही नहीं हुई, 10 साल में सही नहीं हुई तो हटा दीजिए। नहीं, जब तक सही नहीं हो सकती तब तक आप लगा सकते हैं वित्तीय आपातकाल। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है घोषणा का संवैधानिक प्रभाव। देखिए जो घोषणा हो जाती है वित्तीय आपातकाल की, उसका संवैधानिक प्रभाव क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1,
राष्ट्रपति सभी राज्य विधानमंडलों को आदेश दे सकता है कि सभी धन विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। मतलब कि जितने भी धन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे उन सभी के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति हो। जो भी विधानमंडलों के अंदर जो धन विधेयक पेश किए जाए उनको पहले स्वीकृति देनी, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। किसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी? हमारे पास राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के धन संबंधी बंटवारे में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। मतलब जो केंद्र और राज्यों के बीच में धन बंटवारा होता है उसमें परिवर्तन कर सकता है। जो आवश्यकता होगी उसको जो परिवर्तन करने की राष्ट्रपति महोदय को वो क्या कर सकता है? उसमें परिवर्तन कर सकता है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे कहते हैं नंबर 3 पर, देखिए राष्ट्रपति संघ अथवा राज्य सरकारों के अधिकारियों, उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में कमी कर सकता है। मतलब कि जो संघ और राज्य सरकारों के जो अधिकारी हैं या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतनों में कमी करने का अधिकार है राष्ट्रपति महोदय को। क्या कर सकते हैं वे? उनके वेतन में कमी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट, देखिए स्पष्टीकरण देख लेते हैं थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण। देखिए स्पष्टीकरण है कि स्वतंत्रता के बाद अब तक देश में वित्तीय संकट नहीं आया है। हमारे देश के अंदर स्वतंत्र, जब से हम स्वतंत्र हुए हैं अभी तक हमारे देश पर कोई भी वित्तीय संकट नहीं आया है। इसलिए वित्तीय संकट की उद्घोषणा भी नहीं की गई है। हमारे देश के अंदर कभी भी कोई वित्तीय संकट नहीं आया है, इसलिए हमारे देश के अंदर वित्तीय संकट की उद्घोषणा नहीं की गई है अभी तक। आगे बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति के विशेष अधिकार जो दिए गए हैं अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 361 में। उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, पद पर रहते हुए पद पर को राष्ट्रपति महोदय पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। जो भी फौजदारी कार्यवाही है वो नहीं की जा सकती अगर राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर विद्यमान है। मतलब वो अपने पद पर है, वो उस समय राष्ट्रपति हैं, तो उन पर कोई भी कार्य नहीं की जा सकती है। जो फौजदारी कार्यवाही है, कोई भी कानूनी कार्यवाही उन पर नहीं की जा सकती है। आगे देखिए, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति को न तो बंदी बनाया जा सकता है और न ही दंडित किया जा सकता है। मतलब कि अगर वो अपने पद पर है, वो इस समय वर्तमान में अगर राष्ट्रपति महोदय हैं, तो उनको न तो बंदी बनाया जा सकता है, न तो कैद किया जा सकता है, न ही उन्हें कोई दंड दिया जा सकता है। ठीक है, न तो उन्हें दंडित किया जाएगा और न ही उनको बंदी बनाया जाएगा अगर वो अपने पद पर हैं तो। आगे देखिए, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के विरुद्ध 2 महीने की पूर्व सूचना दिए बिना दीवानी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अगर आपको दीवानी कार्यवाही करनी है तो 2 महीने पूर्व क्या करना पड़ेगा? आपको सूचना देनी होगी। कितने महीने पूर्व सूचना देनी होगी? 2 महीने पूर्व। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं, देखिए संयुक्त अधिवेशन। जो संयुक्त अधिवेशन है वो अनुच्छेद किसके अंतर्गत जिक्र किया गया है? 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन का जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है, जो राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं। देखिए उसके राष्ट्रपति के अधिकार जो दिए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति कई कारणों से संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कई कारणों से जो राष्ट्रपति महोदय है वो संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है। अब देखिए उसके बारे में हम देख लेते हैं, कारणों के बारे में। देखिए नंबर 1, देखिए नंबर 1 कारण है किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए। मान लीजिए कोई साधारण विधेयक है और उसमें जो संसद के दोनों सदन हैं उनमें आपस में मतभेद हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक बुलवा सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं? संयुक्त बैठक को बुलवा सकते हैं। आगे नंबर 2, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने पर भी यदि कोई विधेयक कानून के रूप में पारित होने पर 6 महीने से अधिक समय
लगा रहा हो तब राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक बुलवा सकते हैं। मान लीजिए कोई कानून पारित किया गया और उसको राष्ट्रपति की सहमति मिल गई, कोई भी विधेयक क्या किया गया, उसको राष्ट्रपति की सहमति मिल गई और कानून के रूप में पारित होने में उसे 6 महीने से अधिक का समय लग रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, संयुक्त बैठक बुलवा सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति महोदय के अधिकार के बारे में। संयुक्त अधिवेशन बुलाने और अभिभाषण देने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। मतलब जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलवाने और उसका अभिभाषण देने का जो अधिकार होता है वो हमारे किसको होता है, राष्ट्रपति महोदय को होता है। किसको होता है, राष्ट्रपति महोदय को। जो अधिवेशन है उसको बुलवाने का अधिकार भी और अभिभाषण देने का अधिकार भी किसको होता है, हमारे राष्ट्रपति महोदय को होता है। आगे बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति महोदय के अधिकार के बारे में। देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये सही है। राष्ट्रपति इस संयुक्त अधिवेशन का निर्णय साधारण बहुमत के आधार पर करता है। जो इसका निर्णय करता है राष्ट्रपति, वो किसके आधार पर करता है, साधारण बहुमत के आधार पर करता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए ये कहा गया है कि राष्ट्रपति रबड़ की मोहर है, तो उसके बारे में बात करते हैं, क्या राष्ट्रपति रबड़ की मोहर है या नहीं। देखिए यह सही है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, किंतु इससे यह निष्कर्ष निकाल लेना गलत होगा कि राष्ट्रपति केवल एक रबड़ की मोहर है। मतलब कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं वो कोई भी कार्य बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसे कहा जाता है कि वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र का जो अध्यक्ष होते हैं कार्यपालिका के वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ये सही है क्योंकि जो हर कार्य करते हैं राष्ट्रपति महोदय वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं। किसकी सलाह लेते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह। किंतु इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि ये अर्थ नहीं निकाल सकते इसका कि राष्ट्रपति महोदय क्या है, एक रबड़ की मोहर है। राष्ट्रपति महोदय क्या है, एक रबड़ की मोहर है, ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते हैं। आगे देखिए इसके बारे में बात करते हैं। वस्तुतः कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही निर्णय करना होता है। मतलब कि अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से ही उनको निर्णय करना पड़ता है राष्ट्रपति महोदय को। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी कुछ स्थितियां हैं। नंबर 1 बात करते हैं। देखिए यदि लोकसभा के चुनाव परिणामों में किसी एक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही यह निश्चय करना होता है कि स्थिर व स्वच्छ सरकार देने की दृष्टि से किसका दावा सबसे मजबूत है। मतलब कि कौन स्थिर और स्वच्छ सरकार दे सकता है। मान लीजिए किसी का बहुमत पेश नहीं हुआ है, गठबंधन के बाद भी किसी का अगर बहुमत पेश नहीं हुआ है, मतलब कि मान लीजिए किसी का बहुमत पेश नहीं होता है और गठबंधन के बाद भी नहीं होता है, मतलब मान लीजिए वैसे बहुमत पेश नहीं होता है, गठबंधन के बाद भी किसी दल का बहुमत पेश नहीं होता है और ऐसे में राष्ट्रपति को निश्चय करना हो कि किसको प्रधानमंत्री चुना जाए या किसको लोकसभा चलाने के लिए चुना जाए, तो देखिए उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय चुनाव करते हैं उसका जो स्थिर और स्वच्छ सरकार दे सकता है। स्थिर और स्वच्छ सरकार दे सकता है, मतलब देश का विकास कर सके, अच्छे कार्य कर सके देश के लिए। तो ऐसे स्थिति में जो निर्णय करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय। कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए नंबर 2 के बारे में। देखिए नंबर 2 में कहा गया है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। मान लीजिए किसी कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए स्वयं ही ऐसे व्यक्ति को सरकार
बनाने का आमंत्रण देता है जो उसकी राय में लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने में सक्षम हो। ठीक है, जो लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने में सक्षम होते हैं उन्हीं को सरकार चलाने का विकल्प कौन देते हैं? हमारे राष्ट्रपति महोदय देते हैं। कौन देते हैं? राष्ट्रपति महोदय। आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट कहता है, यदि कोई प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास खो देता है, मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, उसने लोकसभा का विश्वास खो दिया तथा विश्वास मत का सामना करने की बजाय राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने को सलाह दे तो तभी राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही निर्णय करना होता है। मान लीजिए उसने लोकसभा का विश्वास खो दिया और वो जाकर के कह दे राष्ट्रपति महोदय से कि राष्ट्रपति महोदय आप लोकसभा को भंग कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय अपने विवेक से निर्णय करते हैं कि लोकसभा को भंग किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। 4 कहता है कि अनुच्छेद 74(1) में 44वें संशोधन के बाद अब राष्ट्रपति को यह शक्ति तो है कि वह मंत्री परिषद की किसी अनुचित सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा सके। मतलब यह राष्ट्रपति को अनुमति है कि वह किसी भी अनुचित, अगर कोई स्थिति है या अनुचित कोई भी पेश की गई है बिल, तो उस पर क्या कर सकता है? पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। आगे बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति महोदय के बारे में। देखिए ये है बैलेट के 2 रंग, जो बैलेट पेपर होता है उसके रंग। देखिए राष्ट्रपति चुनाव में देश के सभी निर्वाचित सांसद और विधायक वोटर होते हैं। जो वोटर होते हैं, मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। जो हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए व्यक्ति होते हैं जिनको हम सांसद और विधायक कहते हैं। कौन होते हैं? सांसद और विधायक। तो वे वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देते हैं? सांसद और विधायक देते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग बैलेट पेपर बनाए जाते हैं। दोनों के लिए क्या किए जाते हैं? अलग अलग बैलेट पेपर तैयार किए जाते हैं, क्योंकि बैलेट पेपर से ही होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ईवीएम मशीन से नहीं होता है। किससे होता है? बैलेट पेपर से। सांसदों के बैलेट का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा। जबकि विधायकों के बैलेट का रंग गुलाबी होता है। सांसदों का कैसा होता है? हरा होता है, और विधायकों का कैसा होता है? गुलाबी होता है। सॉरी, सांसदों का कैसा होता है? हरा होता है, और विधायकों का कैसा होता है? गुलाबी होता है। ठीक है, इसमें उम्मीदवारों का नाम हिंदी, अंग्रेजी के अलावा प्रत्येक क्षेत्र की स्थानीय भाषा में भी लिखा होता है। मतलब जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी उनका नाम लिखा हुआ होता है। उम्मीदवारों के नाम के आगे कोई क्रमांक नहीं होता है। नामों के आगे भी श्री जैसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं होता है। मतलब कि उनके नाम से पहले कोई क्रम नहीं होता है और उनके नाम से पहले श्री जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट बात है इसमें कि विधायकों के लिए बैलेट पेपर में उम्मीदवार का नाम 2 भाषाओं, ऊपर में क्षेत्रीय भाषा और नीचे अंग्रेजी में लिखा जाएगा। इसमें 2 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं बैलेट पेपर में? 2 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम होता है उसमें राष्ट्रपति को चुनाव गुप्त बैलेट पत्रों द्वारा किया जाता है। इसमें ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। बैलेट पेपर के द्वारा होता है राष्ट्रपति महोदय का चुनाव। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में। देखिए संविधान के अनुच्छेद 65 में उपबंध है कि
राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में भारत का उपराष्ट्रपति उस तिथि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तिथि को ऐसी रिक्ति भरने के लिए नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। देखिए, अगर मान लीजिए अपने राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाए या त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए, ऐसी परिस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं हमारे उपराष्ट्रपति महोदय, और वे तब तक उस पद पर बने रहते हैं जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव न कर लिया जाए। ठीक है, नए राष्ट्रपति चुनने ले जाए। आगे बात करते हैं। देखिए आगे है इसमें कि जो रिक्ति की तिथि से 6 महीने अधिक नहीं होगी, मतलब कि जब हमारे राष्ट्रपति महोदय का पद रिक्त हो जाए और कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो उस तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर हमें नए राष्ट्रपति का चुनाव करना होगा जिससे कि उस रिक्ति को पूरा किया जा सके। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति कम से कम 6 महीने के लिए चुने जा सकते हैं। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उस तिथि तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा। मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वो बीमार है या अन्य किसी कारण से वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में कौन करेंगे? हमारे उपराष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय के कार्यों का निर्वहन करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति। देखिए कहा गया है कि संविधान में ऐसी स्थिति के लिए कोई उपबंध नहीं है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों अथवा जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा उपराष्ट्रपति, कौन करता है कार्य? राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति कर रहा हो, उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो, तो ऐसा करने में असमर्थ हो। इन्हीं परिस्थितियों के लिए संसद द्वारा राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 अधिनियम किया गया था कि जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि ऐसे मामलों में भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है। मतलब कि मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय भी नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय को हटा दिया गया है या उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय भी क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति या कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो बनाया जाता है वो हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे या वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो देखिए अधिनियम 1969 की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन थे राष्ट्रपति, जिनकी मृत्यु हो गई थी, और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया था बीबी गिरी जी को। उस समय जो उपराष्ट्रपति थे वो भी, उन्होंने भी राष्ट्रपति पद का त्याग कर देता। उन्होंने जब बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया तो वो भी अपने पद से हट गए थे, मतलब राष्ट्रपति का पद उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं राष्ट्रपति चुनाव के तौर पर बनूंगा। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि अधिनियम 1969 पेश किया गया और उस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। किनको बनाया गया था? मोहम्मद हिदायतुल्ला को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। देखिए आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति, अभी तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं? 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। देखिए नंबर 1 बीबी गिरी, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे। मैंने आपको अभी बताया था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति सबसे पहले कौन बने हैं? बीबी गिरी। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। ठीक है, ये भी मोहम्मद हिदायतुल्ला भी जाकिर हुसैन के समय ही रहे थे। आगे देखिए
बीडी जत्ती, ये बने थे 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। तो अभी हमारे यहाँ कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं? 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती। आगे बात करते हैं, देखिए आगे देखिए, महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार। अभी तक कितने महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार रह चुकी हैं? 4। देखिए पहली जो थी वो श्रीमती मनोहर होलकर थी, जो 1967 में तीसरे राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर जाकिर हुसैन के विरुद्ध लड़ी गई थी। किनके विरुद्ध लड़ी थी वे? डॉक्टर जाकिर हुसैन के विरुद्ध लड़ी है 1967 में। मगर उसमें कौन राष्ट्रपति महोदय बने थे? जाकिर हुसैन। ये हार गई थी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट में है श्रीमती फुरचरण कौर। जो फुरचरण कौर थी वे खड़ी हुई थी 1969 में। किनके खिलाफ? बीबी गिरी के विरुद्ध। मैंने आपको बताया था, क्योंकि बीबी गिरी ने भी क्या किया था, उस समय अपना पद छोड़ दिया था और उन्होंने भी चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति महोदय का, और उसमें भी कौन बने थे राष्ट्रपति महोदय? बीबी गिरी। और हार गई थी कौन? श्रीमती फुरचरण कौर। ठीक है, आगे देखिए कौन कौन रहे हैं जो महिलाएं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी हैं। देखिए डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, ये लड़ी थी 2002 में। किनके खिलाफ? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विरुद्ध, जिनमें कौन राष्ट्रपति बने थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे देखिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और इनके विरुद्ध कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत जो थे इसमें हार गए थे, और श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी जो थी वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई थी। कौन नियुक्त हुई थी पहली महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा पाटिल जी। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति भारत रत्न प्राप्त करता। देखिए कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया गया है? अभी तक हमारे 6 राष्ट्रपति हुए हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। देखिए बात करते हैं कब कब दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको दिया गया था 1954 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको दिया गया था 1962 में। तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको दिया गया था 1963 में। चौथे थे बीबी गिरी, इनको दिया गया था 1975 में। और 5वें थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको दिया गया था 1997 में। देखिए ये टाइपिंग की मिस्टेक है, 1997। और छठे हैं हमारे प्रणब मुखर्जी। कौन है? प्रणब मुखर्जी। कौन थे हमारे? प्रणब मुखर्जी, जिनको दिया गया था 2019 में। आगे देखिए कुछ विशेष तथ्य है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए विशेष तथ्य है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है, संविधान में किसी प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है, परंतु परंपरा के अनुसार एक व्यक्ति अभी तक 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1957 तक व 31 मई 1957 से 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित हुए थे। तो अभी तक केवल एक राष्ट्रपति थे जो 2 बार बने हैं, जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी तक कोई भी व्यक्ति 2 बार हमारे यहाँ राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ठीक है, ज्ञातव्य हो कि अमेरिका में, देखिए हमारे यहाँ पर तो कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, मगर अमेरिका में यह प्रावधान है कि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता। केवल कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? केवल 2 बार। कितनी बार बन सकता है? 2 बार बन सकता है राष्ट्रपति अमेरिका के अंदर। एक व्यक्ति को 2 बार से अधिक उसको राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। देखिए आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है उसके बारे में बात करें। देखिए अनुच्छेद 111 के अनुसार संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टतः वीटो की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, मतलब पूर्ण रूप से वीटो की शक्ति नहीं दी गई है, लेकिन संविधान के अनुसार किए गए कार्यों तथा स्थापित परंपराओं के अनुसार
किए गए कार्यों, देखिए ये रिपीट हो गया यहां से, तथा स्थापित परंपराओं के अनुसार होता है, वीटो की शक्तियां प्राप्त है, वीटो की शक्तियां प्राप्त है। आगे देखिए हम बात कर लेते हैं, देखिए पूर्ण वीटो। अब देखिए पूर्ण वीटो की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे पहले किसके बारे में, यूनाइटेड किंगडम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, देखिए यूनाइटेड किंगडम के बारे में। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो वीटो शक्ति होती है उसका प्रयोग के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब इंग्लैंड के अंदर। देखिए जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता तो यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है। राष्ट्रपति इस वीटो की शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर अनुमति न प्रदान करके कर सकता है, या ऐसे विधेयक पर अनुमति न प्रदान करके कर सकता है जो ऐसी सरकार द्वारा पारित किया गया हो जो विधेयक पर अनुमति देने के पूर्व ही त्यागपत्र दे और नई सरकार विधेयक पर अनुमति न देने की सिफारिश करे। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं और इसको कहा जाता है पूर्ण वीटो शक्ति। आगे बात करते हैं, देखिए आगे है हमारे निलंबित वीटो। देखिए निलंबित वीटो फ्रांस के अंदर जो है, देखिए इसमें कहा गया है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक के प्रभाव को निलंबित रखने के लिए अनुमति देने हेतु अपने पास प्रेरित विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है तो यह कहा जाता है कि उन्होंने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। और इस वीटो का जो प्रावधान है वो कहां पर है, फ्रांस के अंदर है। और पूर्ण वीटो के बारे में जो मैंने आपको बताया वो कहां पर है, ब्रिटेन के अंदर। अब देखिए हम बात करते हैं जेबी वीटो के बारे में, मतलब अमेरिका के बारे में। देखिए अमेरिका जेबी वीटो ऐसा कहा जाता है पॉकेट वीटो, इसके बारे में बात करते हैं। इस पॉकेट वीटो इसे क्या कहा जाता है, इससे पॉकेट वीटो कहा जाता है, जेबी वीटो या इसे कहा जाता है पॉकेट वीटो कहा जाता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित करके अनुमति के लिए भेजे गए विधेयक पर न तो अनुमति देता है न ही उसे पुनर्विचार के लिए 10 दिन के भीतर वापस भेजता है, तब यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति, जैसे कि किन्होंने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। कब किया था, 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इसको कहा जाता है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। क्या कहा जाता है, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। ठीक है, आगे देखिए दया याचिका की बात करें हम। दया याचिका क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र प्रमुख को और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल राज्य प्रमुख को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति के अपराध को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें दंड को कम कर देने या उसकी प्रकृति को परिवर्तित कर देने की भी शक्ति सम्मिलित है। देखिए मतलब कोई मान लीजिए किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है, कोई भी व्यक्ति है उसको दंड दिया गया है और वो क्षमादान या उसके अंतर्गत उसके दंड को परिवर्तित करने का अधिकार या कम करने का अधिकार, देखिए कम करने का अधिकार किनको दिया गया है, 161 के अनुसार राज्यपाल महोदय को और अनुच्छेद 72 के द्वारा किसको दिया गया है, राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं इसके बारे में। जब कोई कैदी अपने दंड को क्षमा करने या कम करने का याचना पत्र मतलब कि याचिका राष्ट्रपति या राज्यपाल को भेजता है तो उसे ही सामूहिक रूप से दया याचिका की संज्ञा दी जाती है। उसको क्या दी जाती है, दया याचिका संज्ञा, या उसको दया याचिका कहा जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए इसके बारे में कहा गया है
कि राष्ट्रपति की यह शक्ति देश में स्थापित इस प्राचीनतम, क्या है, प्राचीनतम, कैसी, प्राचीनतम अवधारणा पर आधारित है कि राजा किसी भी अपराधी के दंड को पूर्णतः क्षमा कर सकता है। मतलब कि जो राजा है, हमारे राष्ट्रपति महोदय क्या माने गए, राजा, तो राजा क्या कर सकता है, किसी भी जो अपराधी है उसके दंड को समाप्त कर सकता है, ठीक है, ये क्षमा कर सकता है। चूंकि राजा देश का प्रमुख होता है, अतः यह शक्ति संविधान के द्वारा देश एवं राज्य के प्रमुख क्रम से है। देश के प्रमुख हो गए राष्ट्रपति और राज्य के प्रमुख हैं हमारे राज्यपाल में निहित की गई है। किनमें निहित की गई है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अंतर्गत। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय में और 161 के अनुसार राज्यपाल महोदय में। आगे बात करते हैं, देखिए अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए नंबर 1 देखते हैं, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। मतलब कि वो चाहे तो उसको, जो उसे दंड दिया गया है उसको समाप्त कर सकता है, उसको कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है। यह अधिकार किसको है, हमारे राष्ट्रपति महोदय को। आगे बात करते हैं, देखिए इसके बारे में। इसमें है नंबर 1, उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश सैन्य न्यायालय में दिया है, उन सभी मामले में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, ठीक है, या माफ कर सकता है या सजा को कम कर सकता है, जो सैन्य न्यायालय ने दिए हैं। किन्होंने दिए हैं, जो सैन्य न्यायालय होते हैं, जो हमारी सेनाएं होती हैं, उन्होंने अगर किसी को दंड दिया है तो उसमें राष्ट्रपति महोदय या तो क्षमा कर सकते हैं या उनको कम कर सकते हैं, माफ करते हैं। किनको अधिकार है, केवल राष्ट्रपति महोदय को। आगे देखिए, उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट बात कहा गया है कि उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंड दंडादेश है, ठीक है, अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है वो भी कौन क्षमा कर सकते हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय। अब देखिए खंड 1 के उपखंड क की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा। क्या कह रहा है कि खंड 1 जो है वो खंड कैक के कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा। आगे देखिए नंबर 3 कहता है कि खंड 1 के उपखंड कै की कोई बात उस समय प्रदत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा। कौन नहीं डालेगा, राज्यपाल, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए कहा गया है कि अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी
अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघु करण की शक्ति होगी। किनको? हमारे राज्यपाल महोदय। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 72 एवं 161 में अंतर मृत्यु दंडादेश को पूर्ण क्षमा की शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही निहित है, मतलब राष्ट्रपति को ही मिली है। ठीक है, राष्ट्रपति को ही है। ठीक है, जो मतलब क्षमादान की जो शक्ति है मृत्यु दंड को, वो केवल हमारे राष्ट्रपति महोदय को दी गई है, राज्यपाल को नहीं। जबकि शेष शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों में निहित होती है मृत्यु दंड को छोड़ करके। उच्चतम न्यायालय से अपील निरस्त होने के बाद, अगर मान लीजिए हमारे उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिए कोई भी अपील, तो 7 दिन, कितने दिन के भीतर भाई? 7 दिन के भीतर दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। कितने दिन के भीतर करनी होगी? 7 दिन के भीतर करनी होगी। ठीक है, अगर 7 दिन गुजर चुके हैं तो तब आप नहीं कर सकते। आगे देखिए, विधेयक जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। अब देखिए कौन कौन से विधेयक है जिन पर राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुशंसा लेना बिल्कुल आवश्यक है। देखिए, अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, नंबर 1, किसी राज्य की सीमाओं अथवा नाम को परिवर्तित करना। अगर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेना जरूरी है, अनुच्छेद 3 के द्वारा उसमें राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए हम किसी राज्य की सीमा में या उसके नाम में परिवर्तन कर रहे हैं तो हमें आवश्यकता है अनुच्छेद 3 के तहत कि हमें राष्ट्रपति की अनुशंसा लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं धन विधेयक जिसकी विस्तृत सूचना, ठीक है, किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। ठीक है, तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति की अनुशंसा लेने की आवश्यकता है। आगे देखिए, नंबर 3 है वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी का, जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 110 के अंतर, उसे भी हमें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लेना आवश्यक है। मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति हमें उस पर लेनी ही होगी। आगे देखिए, आगे बात करें तो देखिए 4 नंबर 4 है ऐसा विधेयक जो भारत के संचित निधि से व्यय का संबंध है किंतु धन विधेयक नहीं है, अनुच्छेद 117 के अनुसार, तब भी हमें राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होगी, राष्ट्रपति की स्वीकृति हमें आवश्यक होगी। आगे बात करते हैं नंबर 5, अनुच्छेद 31A से संबंधित विधान में भी राष्ट्रपति की अनुशंसा लेना आवश्यक होता है। आगे बात करें नंबर 6, कर आरोपण की वस्तुओं से संबंधित कोई भी विधेयक जिसमें राज्यों की रुचि है, कृषि आय की पुनर्परिभाषा है, तो उसमें भी अनुच्छेद 274 के अंतर्गत हमें ये वर्णित किया गया है कि कर आरोपण की वस्तुओं से संबंधित कोई भी विधेयक है जिसमें राज्यों की रुचि है, वो कृषि आय की पुनर्परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 274 में, जिस पर हमें राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, आगे है नंबर 7, राज्य विधेयक जो व्यापार वाणिज्य को स्वतंत्रता की बाधित करते हैं, स्वतंत्रता को। देखिए, यह होगा राज्य विधेयक जो व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता को बाधित करते हों, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 304 के अंतर्गत। उस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। देखिए, अब थोड़ा सा स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि जिन विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है, उनकी संवैधानिकता पर न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। जो उनकी संवैधानिकता है उस पर न्यायालय के अंदर कोई भी प्रश्न हमें मतलब हम उस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, भले ही विधान में किए जाने के बाद उन पर राष्ट्रपति की अनुशंसा मिले या न मिले। मतलब उनको विधान में किए जाने के बाद चाहे तो राष्ट्रपति की उस पर अनुशंसा मिले या न मिले, मगर हमें न्यायालय में कोई प्रश्न करने की और उन पर कोई प्रश्न उठाने की
मतलब ये अनुमति नहीं है कि हम उन पर कोई प्रश्न उठा सकें न्यायालय के अंदर। ये संवैधानिकता है, ठीक है, उनकी संवैधानिकता पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकते हैं न्यायालय के अंदर। देखिए यहाँ आपकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति के अधिकार पूरे हो चुके हैं। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।